हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को भी। गुड मॉर्निंग। एमएससी फाइनल की क्लास है। सभी को नमस्कार, एमएससी वाले बच्चों को नमस्कार। अपन ने इंट्रोडक्शन क्लास करवा दी थी, उसके आगे अपन शुरू कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन ने शुरू किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको लेके चलते हैं अपन अभी। कुछ थियोरटिकल है, कुछ बातें खास है। क्या नाम है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसी टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइट और कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स इनके बीच के इंटरेक्शंस को डिटरमाइन किया जाता है। उस इंटरेक्शन से कुछ एनालिसिस मिलते हैं, कुछ एनालिटिकल बातें मिलती है जिसको अपन इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। ये कैसी है? एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, कंपाउंड्स यानी मॉलिक्यूल्स और लाइट के बीच का जो इंटरेक्शंस है उससे कुछ नई चीज़ें एनालिसिस की जाती है जिसको अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो अपन क्या लिखेंगे भी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए एनालिटिकल टेक्निक in which we studied about interactions between light and molecules या कंपाउंड्स कह दो, कंपाउंड्स। ठीक है ना? कंपाउंड्स एनालिटिकल टेक्निक है, विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, वी स्टडीज, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अबाउट इंटरेक्शंस, अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है? किसमें? प्रकाशिक विकिरणें, लाइट रेडिएशंस, एंड मॉलिक्यूल्स, अणुओं और कंपाउंड्स के बीच में। किसके बीच में? अणुओं और यौगिकों के बीच में, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शंस को अपन पढ़ते हैं। ठीक? उसको अपन क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं। ठीक है? लाइट का मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पर लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें बोलते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है? वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के क्या करती है, वो परपेंडिकुलर मूवमेंट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। दिमाग में बैठ जाएगी बातें। ठीक है? अब कैसे बनाएंगे अपन, तो सुनना इधर। एक तो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में और दूसरी हो जाएगी कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड में। एक तो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में और दूसरा अपन जो ये वाला लिया है वो किसका लिया है, मैग्नेटिक फील्ड में। एक तो लिया है मैग्नेटिक फील्ड में और एक क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है? एक तो ऐसे मूव कर रही है, देखिए इधर, एक तो ऐसे है, ठीक, और एक चल रही है ऐसे, तो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। ऐसी रेडिएशन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है? इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, those radiations, those light radiations, those light radiations those light radiations move
perpendicular to each other, move perpendicular to each other in electric field, or magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। या अपन बोल देते हैं इसको, परपेंडिकुलर तो है, कोप्लेनर इंटरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, कोप्लेनर इंटरेक्शंस, कोप्लेनर इंटरेक्शंस, ठीक है, ऑफ प्रोपागेशन, वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होती है, और इंटरेक्शंस उनके क्या होते हैं, प्रोपागेशन, यानी कोप्लेनर इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब अगला अपन लेते हैं, यहां पर जो रेडिएशंस लेते हैं ड्वेल नेचर, वो कैसे रहते हैं, वेव की जो नेचर रहती है वो कैसी रहती है, ड्वेल नेचर, ये चीज आप याद रखना है ना, क्या रहती है, ड्वेल नेचर रहती है, ठीक है। तो अपन कहेंगे वेव हैव ड्वेल नेचर, द्वैत प्रकृति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति बोलते हैं, ड्वेल नेचर, है ना। अगला है, नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम, हिंदी में क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। और आयाम क्या चीज है, आप देखना फिजिक्स में भी आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ये वेव है, इसके इस पॉइंट से अधिकतम हाइट कितनी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयाम, ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आयाम। और इसको थ्योरेटिकल में लिखेंगे कैसे, तो देखना इधर, अपन लिखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, उसको अपन क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। फिर आता है वेवलेंथ, और हिंदी में उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात ये, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या डिनोट करते हैं, वेव लेंथ से डिनोट करते हैं। तो देखना इधर, यहाँ पर मैंने एक वेव ली है, ये लीजिए, इसमें इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, तरंग दैर्ध्य लेमडा से डिनोट करते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर, डेकामीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर इसमें लिखा जाता है। जो यूनिट अपन लेते हैं वो क्या लेते हैं, लेमडा की, वो लेते हैं लेमडा की यूनिट मीटर, डेकामीटर, ठीक है ना, और सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन में भी अपन लेते हैं, ये याद रखना है ना, एफएम, फेंटोमीटर, इस तरीके से अपन लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर डेफिनेशन में बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट crust and trough equal to wavelength, दो पास के जो क्रस्ट है, सुरंग और गर्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना,
शृंग ऊंचा और गर्त होता है वो गहरा, है ना। तो दो क्रस्ट और दो श्रृंगों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। लेमडा से डिनोट किया जाता है। ये आपको इतना सा याद रखना है, नॉर्मल चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए अपन लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेव नंबर्स की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, वेव नंबर की अपन बात करते हैं। वेव नंबर का मतलब होता है, न्यू बार से डिनोट करते हैं, वेव नंबर तरंग संख्या से डिनोट करते हैं, न्यू बार लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या न्यू बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर इनवर्स ले लेते हैं, या मीटर इनवर्स लेते हैं, या क्या लोगे, डेकामीटर इनवर्स ले लो, ठीक है ना, पिकोमीटर इनवर्स, इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है भाई। वैसे फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वस टू होता है सी अपॉन लेमडा। क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। लेमडा इक्वस टू अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन न्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वस टू सी अपॉन न्यू लिख सकते हैं। तो आगे देखिए अपन क्या लिखेंगे इसमें, अपन ये कहेंगे जो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1 अपॉन लेमडा कर दो, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वस टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू। तो 1 अपॉन लेमडा को अपन क्या बोलते हैं, न्यू बार बोलते हैं, और ये बोलेंगे 1 अपॉन सी अपॉन न्यू। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, न्यू बार इक्वस टू क्या आ जाएगा, न्यू अपॉन सी। ये रिलेशन आ जाएगा वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच का। ठीक है, तो वेव नंबर क्या चीज है, वो है रेसिप्रोकल, मतलब प्रतिलोमानुपाती बोलते हैं, उल्टा किसका, वेवलेंथ का, उसको अपन बोलते हैं क्या, वेव नंबर। ठीक है, इनवर्स लगा देंगे, जो लेमड़ा की यूनिट थी उसके इनवर्स लगा देंगे, यानी -1 -1 -1। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर अपन रिलेशन निकालना चाहे वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो अपन क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लेमडा होती है। ठीक है ना, तो लेमडा इक्वस टू सी अपॉन न्यू आ जाएगा। फिर अगर इसको 1 के रेशियो में ले लें, यानी 1 अपॉन लेमडा 1 अपॉन दिस, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा क्या, वेव नंबर बन जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा न्यू अपॉन सी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, किस पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी पर।
फ्रीक्वेंसी आवर्ती से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है ना, किससे, आवर्ती से डिनोट करते हैं, इसको अपन लिखते हैं सेकंड इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, हर्ट्स बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोला जाता है, ठीक है ना, साइकिल पर सेकंड सीपीएस बोला जाता है। और न्यू इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन क्या बोल दोगे, लेम्डा, यानी वेवलेंथ, ठीक है। और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ की जो होती है वो सेंटीमीटर कट पिट करके क्या रह जाएगा, सेकंड इनवर्स रह जाएगा। यानी रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ क्या बोलोगे, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इक्वल टू क्या कहोगे, किसके बराबर होता है, आगे अपन बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है, आगे अपन किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन किस पे, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को अपन किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं, ठीक है, या v भी लिख सकते हैं, या v लिख सकते हैं। और यूनिट क्या लेते हैं इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड बोल दो, या बोलेंगे क्या भी, मीटर पर सेकंड बोल दो, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड बोल दो, ठीक है, ये बोला जाता है। और भी आप अच्छे से जानते हो न्यू इक्वल टू अपॉन सी अपॉन लेमडा लिखते हैं, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू इंटू लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के। क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो मल्टीप्लाई आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी होगी इसमें, ठीक है। इसको भी अपन और आगे लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अपन, इस जो न्यू लिखा हुआ है इसको अपन यूं लिखेंगे सी इक्वल्स टू, और इसको अपन बोल देंगे क्या, सी अपॉन लेमडा, और इनटू क्या आ जाएगा, नहीं नहीं ये रहने दो, यही चलने दो। फिर आगे लिखेंगे अपन एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, और किससे डिनोट करते हैं अपन, ई से डिनोट करते हैं, और इसको अपन बोलते हैं, इसकी यूनिट कैलोरी हो जाएगी एक तो, ठीक है, और एक जूल हो जाएगी, ठीक है, और या अर्ग बोल दो, और या ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दो, ठीक है, या सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिखा जाता है। और आप अच्छे से जानते हो एक कैलोरी के बराबर कितना होता है, तो आप कह दोगे 4.18 जूल, 4.18 जूल बोल देंगे, ठीक है ना, एक कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा, 4.18 जूल, ठीक है, जूल निकालना है तो इधर डिवाइड कर देना, कैलोरी निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भी। और एक क्वांटा जो लिखा जाता है, क्वांटा, क्वांटा कह दो या फोटोन कह दो, वो लिखा जाता है एच न्यू से, किससे लिखा जाता है, एच न्यू से लिखा जाता है। और एच को अपन क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, एच को अपन क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, तो इसकी भी वैल्यू लिखेंगे अपन, एच को अपन बोलेंगे प्लैंक कांस्टेंट, और ये आ जाएगा एच इक्वल टू 6.6 टू इंटू 10 की पावर माइनस
34, ठीक है ना, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है ना, ये चीज अपन लिखेंगे। और अर्ग वैल्यू है, जो अर्ग वैल्यू है, अर्ग वैल्यू है, उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्ग वैल्यू को, जो भी आपकी जूल वैल्यू दे ना, जूल, उसको 10 की पावर -7 से क्या कर लेना, आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर अपन लिखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतने जूल आएगा, ठीक है। जूल निकालना हो इधर डिवाइड में कर लेना, और ईवी निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इस तरीके से अपन एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में J/CH के नाम से एक एनर्जी अपन टर्म्स यूज में लेते हैं। जब अपन उसमें रोटेशनल और इनमें जाएंगे ना, तो वहां पर ये चीजें काम में आएगी, और जो चीज काम में आएगी वो अपन को पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये चीजें सीखने की होती है भी, जूल अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है ना, सॉरी CH, ये सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होती है। यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया CH जूल, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, CH जूल, ठीक है, ये याद रखना, 1 सेंटीमीटर इनवर्स वो कितना होता है, CH जूल। बस आप ये टर्म्स याद रखना, बस और कुछ नहीं, इतना सिंपल सा है। जूल में CH का डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेंटीमीटर इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी होगी आगे। अब क्या है, अब अपन डिस्कशन करते हैं कि भी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप की है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कितने प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने सिलेबस में है, उसका डिस्कशन अपन करते हैं। सबसे पहले अपन कहेंगे कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन, दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है, जो आप छोटी क्लास में पढ़ के भी आए हो, BSc में पढ़ा हुआ है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो दो, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, तो दो पार्ट में अपन क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम क्या होगा, इमिशन, और एक का नाम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। उत्सर्जन और अवशोषण, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। इसको आगे लाइन और बैंड में क्लासिफाई करते हैं। इसको फर्दर किस में, लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, दो में अपन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर आगे ये दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा, एक तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा और एक आ जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। एक तो आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस और दूसरा क्या आ जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। और ऐसा इसमें लिख दोगे बैंड में भी, एक तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस और एक हो जाएगा कौन सा, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। एक कॉन्टिन्यूअस हो गया और एक डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर इसके भी दो पार्ट करेंगे अपन, एक तो हो जाएगा लाइन और एक हो जाएगा कौन सा, बैंड। और लाइन और बैंड को अपन फिर अपन कह देंगे कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक तो हो जाएगा कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, और एक कौन सा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इस तरीके से भी दो पार्ट हो गए, एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया और एक कौन सा हो गया, इमिशन हो गया। और इमिशन और एब्जॉर्प्शन, इनके दो दो पार्ट हो गए, एक तो लाइन बोल देंगे और दूसरा अपन क्या बोल देंगे, बैंड स्पेक्ट्रम। और सारे ये लाइन और बैंड है, फिर आगे कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस में क्लासिफाई कर दोगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट आप लिख लेना, ये सारे नोट्स में लिखने हैं, स्टार्टिंग मटेरियल है ये, ठीक है।
अब लाइन स्पेक्ट्रम में जो आता है वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से। और कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया लगातार एक जैसा हो, तो अपन बोल देंगे कॉन्टिन्यूस लाइंस इमिशन स्पेक्ट्रम। और डिसकॉन्टिन्यूस हो, कहीं पर भी स्पॉट आ गए और कहीं पर लाइनें आ गई, तो उसको अपन बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम बोल देंगे। और बैंड वाले में क्या आता है, बैंड वाले में ऐसे ब्लैक स्पॉट से आते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे आगे फिर बैंड आ गया, ब्लैक आ गया बीच में, फिर बैंड आ गया, इस तरीके से। उसको अपन क्या बोल देंगे, बैंड स्पेक्ट्रम बोल देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये लिखना है आपको अच्छे से, नोट्स वगैरह बनाइए इसके प्रॉपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं कि इस टेक्निक को अपन पढ़ेंगे कैसे, तो सुनना इधर। सबसे पहले कहेंगे आपको एक चाहिए ईएमआर सोर्स चाहिए। क्या चाहिए, एक ईएमआर का सोर्स चाहिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देने वाला चाहिए, ठीक है। तरह तरह के लैंप आएंगे, वो आगे अपन डिस्कशन करेंगे। और ये जो लाइट आप यूज में लोगे वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ पर आपका सैंपल ले लेंगे, ठीक है, ये सैंपल ले लेंगे, सैंपल सब्सटेंस जो भी आप यूज में लोगे, सैंपल सब्सटेंस, सैंपल सब्सटेंस। अब ये क्या करेगा, ईएमआर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, दो तरह की प्रोसीजर होगी। एक तो या तो एक्साइटेड हो सकता है, और या क्या होगा, नॉन एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है ना। भी यहाँ पर दो कैटेगरी बनेगी, एक तो बन जाएगा एक्साइटेड हो सकता है, ठीक है ना, और एक क्या हो सकता है, नॉन एक्साइटेड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के सैंपल बन जाएंगे, एक तो इमिशन का बन जाएगा, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और एक ये मान लीजिए इमिशन का ले रहा हूँ मैं, इमिशन का, और एक ले रहा हूँ मैं इधर एब्जॉर्प्शन का, ये एब्जॉर्प्शन का ले लिया। इस तरह से अपन को स्पेक्ट्रल ग्राफ मिलेंगे। ऐसे क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रल ग्राफ। ईएमआर सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करने वाला सोर्स लेंगे, और उन रेडिएशन को अपन, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सभी की वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए, सभी की जो तरंग दैर्ध्य है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, एक ही रंग होगा। फिर उसको अपन इंसिडेंट कर देंगे किस पर, सैंपल सब्सटेंस पर। सैंपल उन रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा, या तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, या वो नहीं होगा। तो दो तरह से स्पेक्ट्रल ग्राफ मिल जाएंगे, या तो इमिशन का मिलेगा, या किसका मिलेगा, अपने एब्जॉर्प्शन का मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर, ट्रेवल इन सैंपल सब्सटेंस, सैंपल सब्सटेंस एंड interact with interact with मैटर। जो भी आपने पदार्थ लिया है उसके साथ में इंटरेक्शंस होंगे। वो इंटरेक्शंस किस तरह के होंगे,
उसको अपन किस में स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राफ में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। यहां पर जो टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे उनको इस तरीके से लिखेंगे, एक तो ई नोट की फॉर्म में, ठीक है, और एक न्यू नोट की फॉर्म में, और एक लेमडा नोट की फॉर्म में, एक इंटेंसिटी आई नोट की फॉर्म में, ये अपन लिखेंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या चीज मिल सकती है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है चेंज इन स्पिन हो सकता है। क्या हो सकता है, यहां पर चेंज इन स्पिन हो सकता है। तो पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, चेंज इन स्पिन, चक्रण चेंज हो सकता है, चेंज इन स्पिन। और ये किस में मिलता है भाई, चेंज इन स्पिन रेडियो वेव के कारण। किसके कारण, रेडियो वेव। ठीक, और आप अच्छे से जानते हो एक तो क्लॉकवाइज और एक कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एक क्लॉकवाइज हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज। रेडियो वेव्स अगर काम में लेते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा कौन सा, एनएमआर स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, एनएमआर। अगर स्पिन में चेंज हुआ है और रेडियो वेव आपने यूज में ली है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज हुआ है, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका नाम क्या दोगे आप, एनएमआर स्पेक्ट्रम नाम दोगे। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट अपन लेते हैं, सेकंड टर्मिनोलॉजी आप काम में लोगे कौन सा भी, सेकंड टर्मिनोलॉजी अपन कहेंगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, क्या लेते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, विन्यास अगर चेंज होता है। ठीक है ना, इसमें भी क्या कहेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन तो है ही, बट उसका रोटेशनल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाए, रोटेशनल। ठीक है ना, भी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन तो दो तरह से हो गया, एक तो प्लस आधा और एक कौन सा हो गया, माइनस आधा, प्लस आधा और माइनस आधा। और रोटेशनल यहां पर जो आएगा रोटेशन की वजह से, यहां पर जो रोटेशन की वजह से आएगा वो क्या आ जाएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। क्या नाम आएगा उसका, रोटेशनल स्पेक्ट्रम। और यहां के लिए आपको वेव की जरूरत पड़ेगी और उसका नाम क्या है, माइक्रोवेव। यहां पर जो वेव की जरूरत पड़ेगी वो कौन सी होगी, माइक्रोवेव। इसलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन में भी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होता है, तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम आता है उसको बोलते हैं ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाता है फिर कौन, एक और आ जाता है वाइब्रेशनल। एक तो ये है ही, और एक और आ जाता है, इसमें तीन आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तीन चीजें बोली जाती है। एक तो रोटेशन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पिन हो सकता है, और या क्या हो सकता है यहां पर, वो होता है वाइब्रेशन। यहां पर क्या हो सकता है, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन यहां पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है उसका नाम क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। वाइब्रेशनल वाले को क्या बोलते हैं अपन, आईआर या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। इसमें जो भी मॉलिक्यूल लिया, जैसे ए और यहाँ पर बी लिखा है मैंने, इनमें क्या होगा, कंपन मिलेंगे, तनन कंपन, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग वाइब्रेशंस, इस तरह के वाइब्रेशंस मिलेंगे। और उन वाइब्रेशन के कारण जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो कौन सी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसको अपन क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम देंगे। ठीक है ना, उसको अपन नाम देंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
अगला है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या लेना है अपन को, ये पूरा अच्छे से लिख लेना आप। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या नाम है अभी, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर चेंज आए तो अपन कह सकते हैं वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है। कौन सी, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है। विजिबल हो सकता है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, यानी यूवी रेडिएशन के कारण होती है इलेक्ट्रॉनिक। यूवी रेडिएशन के कारण कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। विजिबल हो सकती है, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल हो सकती है, विजिबल हो सकती है, और यूवी रेडिएशन के कारण कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। ठीक है ना। और यहां पर क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विजिबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इनके कारण कौन सी होगी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाए, अगर क्या हो जाए, न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, भाई ये तो किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण है, तो तीन कंडीशन होगी, वाइब्रेशनल और रोटेशनल होगी, विजिबल होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके ट्रांजिशन से बनती है, और या क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। अब इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे। ठीक है ना। अगला आता है न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाए। ठीक है ना। तीसरा, चौथा पॉइंट जो अपन लेते हैं, चेंज इन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस, नाभिकीय विन्यास चेंज हो जाए, तो इसमें अपन काम में लेते हैं एक्सरे और क्या बोलोगे, गामा रेज। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं अपन, एक्सरेज, गामा रेज, ये काम में ली जाती रेडिएशंस। और इसमें क्या मिलता है, कोर ट्रांजिशन बोलते हैं इसमें, इसमें क्या मिलता है, कोर ट्रांजिशंस, कोर ट्रांजिशंस मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोर ट्रांजिशंस इस तरीके से। ठीक है। और जो गामा आएगी उसकी वजह से अपन क्या बोल देंगे, मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और एक आती है क्रोमिक, क्रोमिक में अपन बोलेंगे ईएमआर स्पेक्ट्रम आ जाएगा। एक कौन सा आता है, क्रोमिक, यानी ईएमआर स्पेक्ट्रम आ जाएगा, ईएमआर। ठीक है। तो ये क्या क्या संभावना थी वो चीज बताई, कौन से रेडिएशन काम में लेते हैं, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया मैंने। इससे आगे चलते हैं अपन। ये लिख देना सारा। ये पूरा लिख दो आराम से। आगे अब एब्जॉर्प्शन से क्या क्या चीज़ अपन बोल सकते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये पूरा अच्छे से नोट्स बनाना। अब एब्जॉर्प्शन से
अपन क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, तो वो सुनना। इधर मैंने यहाँ पर लिया है एब्जॉर्प्शन, ये लीजिए एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन से अपन को स्कैटरिंग मिल सकती है, लाइट का फैलना बोलते हैं जिसको अपन, क्या मिल सकती है, स्कैटरिंग। और इसमें जैसे शुरुआत में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करी, और जो इनिशियल वैल्यू थी आई नोट थी, इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट से लिख दिया। और इसमें आपको मिल सकता है, एक तो रिफ्लेक्शन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, रिफ्लेक्शन मिल सकता है, ठीक। और या इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन मिल सकता है, या इंटरफेरेंस मिल सकता है, ठीक है ना, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन मिल सकता है, परकिंडन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, परकिंडन बोलते हैं। और या मिलेगा क्या भी, एब्जॉर्प्शन मिल सकता है या इमिशन मिल सकता है, या तो मिलेगा क्या, इमिशन मिल सकता है, और या क्या मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन मिल सकता है, ठीक है। इमिशन मिल सकता है, एब्जॉर्प्शन मिल सकता है, और या बोलेंगे पोलराइजेशन हो सकता है, या क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। जो एब्जो ऑब्जर्व करते हैं वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर है, न्यू नोट के, ठीक है ना। और इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इसमें साथ में क्या आ जाए, बिगड़ जाए या बढ़ जाए, न्यू नोट प्लस डेल न्यू, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाए प्लस माइनस, तो उसको अपन बोलते हैं रमन स्कैटरिंग में काम में लिया जाता है इसको, किस में काम में लिया जाता है, रमन स्कैटरिंग में, रमन स्कैटरिंग में, ठीक है। तो कल मैं एक क्लास, एक दो क्लास उसकी ऑर्गेनिक की भी लूँगा, है ना, एक दो क्लास ऑर्गेनिक सिंथेसिस की भी ले लूँगा, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक ले ली, एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, दो तीन की एक एक दो दो क्लास डाल दूंगा। फिर ऐप पर क्लास आएगी आपकी, ठीक है ना। और ऐप से रिलेटेड आपको अगर जो जानकारी चाहिए उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए 9772000028, इस पर कॉल कीजिए मुझे। भी MSc फाइनल का कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, कॉल कीजिए, आपको एप्लीकेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और 2-2 घंटे की क्लास चलेगी उस पर, एप्लीकेशंस पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है भी। जो प्रीवियस के बच्चे हैं उनके लिए भी क्लास आ रही है, तो बने रहिए साथ में, चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों तक भेजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास कभी भी आ सकती है, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती ही रहेगी यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब क्या है, एक इंफॉर्मेशन का जरिया भी है, कुछ नॉलेज की बातें सीखने को भी मिलेगी आपको, ठीक है भाई। तो आज के समाचार यहीं पर कंप्लीट करते हैं, थैंक यू वेरी मच।